अच्छा जी, टॉपिक आज जो हमारा है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिटी, फेडरल एंड कॉन्फेडरेशन। सबसे पहले हम यूनिटी पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्फेडरल या कॉन्फेडरेशन पढ़ेंगे और देन हम फेडरल पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, पहले मैं उनका आंसर कर देता हूँ। ज़िया ने पूछा था कि आर्टिकल क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, और तीसरा आई थिंक पूछा था क्वेश्चन डेमोक्रेसी का। लेट मी चेक। ठीक है, हाँ। और डेमोक्रेसी क्या होती है। यार आर्टिकल जो होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं उनको हम आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। जैसे यूएस के अंदर था आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स, आर्टिकल 222, आर्टिकल, वो सारे रूल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल्स ये भी हो सकते हैं जो हम डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ये तो किसी भी सेंस में हो सकते हैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे वो ये होंगे कि जो रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रूल्स या रेगुलेशन, ये जो पावर्स की हुई हैं या जो राइट्स दिए हुए हैं, वो हर एक का, जैसे आर्टिकल 15 के, आर्टिकल 16 के है, तो उस लिहाज से हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से आर्टिकल पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा था ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस ये होता है जो प्रेसिडेंट इशू करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इशू करता है 120 दिन के लिए। अब ज़रा ये समझिए, ये खैर ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑडियंस क्या होता है। वैसे शुरू में लेट्स सपोज मैंने एक बिल पास करवाना है, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने एक बिल पास करवाना है, तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट में बिल लेके आएंगी, तब वो बिल होगा। बिल अप्रूव हो गया तो वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ठीक है, बिल अप्रूव होता है, सेनेट पर जाता है और एंड पे वो लॉ बन जाता है। लेट्स सपोज बिल अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अभी तक चलता आ रहा है लेजिस्लेशन बिल्कुल ख़त्म है पाकिस्तान में, जब से पीटीआई गवर्नमेंट हुई है बहुत कम कोई लेजिस्लेशन हुई है, तो बिल कोई नहीं है। तो अब इन्होंने इस बिल को पास करवाना है, हमने काम करना ही करना है। तो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर दे। ऑर्डिनेंस क्या होता है, 120 दिन का। ये जो 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस चलते हैं, अगर वो काम सही चला तो वो दोबारा फिर इस बिल को लेके आएंगे पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट से आगे पास करवा के लॉ बनवाएंगे। लेकिन पहले 120 दिन के लिए जो इशू करवाएगा वो ऑर्डिनेंस करवाएगा। इसकी एग्जांपल है 1122। शुरू में जब ये 1122 2005 में, ये पता नहीं 6 में स्टार्ट हुई थी गालिबन, तो सबसे पहले उन्होंने ऑर्डिनेंस के तहत इसको चलाया था 120 दिन के लिए, लेकिन उसका काम देख के बस उसका बिल बनाया गया, उसके बाद फिर उसको लॉ बना दिया गया जो अब चल रही है। अच्छा जी, ये हो गया ऑर्डिनेंस। थर्ड वन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है जी, पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल या पीपल गवर्नमेंट, रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम वोट देते हैं, ठीक है, अब वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। आगे डेमोक्रेसी का भी डिटेल टॉपिक आएगा जिसमें हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, ये हम उसमें पढ़ लेंगे। खैर अभी ये देख लें। उसके बाद यहाँ ने एक और क्वेश्चन पूछा था। उसने ये पूछा था कि जी, उनका क्वेश्चन है कि जी अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर वॉर क्यों हुई है, क्यों स्टार्ट हुई। ठीक है जी, अफगानिस्तान एक सेपरेट स्टेट है, अमेरिका सेपरेट स्टेट है, तो फिर उसमें इंटरफेयर क्यों कर रही है, तालिबान क्या है जी। ठीक है, तो उन्होंने ये कोई क्वेश्चन पूछे हैं। तो अफगानिस्तान ये है कि जी, शुरू हुई थी कोल्ड वार 1948 में। और कोल्ड वार अफगानिस्तान में ये स्टार्ट हुआ कि जी, यहाँ पे यूएसएसआर था या रशिया था, उसने अफगानिस्तान पे आके कब्जा कर लिया था। क्या कब्जा कर लिया था कि वो वार्म वाटर पॉलिसी, इसको कहते हैं वार्म वाटर पॉलिसी। खैर ये करंट अफेयर पाक अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, वार्म वाटर पॉलिसी थी कि जी हम, हमारी जो एक्सेस होगी वो वार्म वाटर तक हो जाएगी। अब रशिया ये है, और आते 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 ये अफगानिस्तान है, और साथ ही पाकिस्तान है। तो फिर पाकिस्तान को ये थ्रेट हुआ था कि जी ये यहाँ तक तो आ गए हैं, तो भी हमारे पास भी आ सकते हैं, और हम पे कंट्रोल करने के बाद ये नीचे अरेबियन सी है, तो ये वहाँ तक एक्सेस कर लेंगे। तो इनको वहाँ से होने के लिए इन्होंने 1979 में, ये नहीं गालिबन 79 था, ये 89 था, मुझे भी डेट्स भूल गई है। तो इन्होंने, पाकिस्तान ने यूएस का साथ दिया था, क्योंकि यूएस क्या थी, एक ग्लोबल पावर थी, और यूएसएसआर भी ग्लोबल पावर थी। जैसे अभी चाइना वर्सेस यूएस चल रहा है, ऐसे ही उस वक्त पहले क्या था, यूएसएसआर वर्सेस यूएस था। तो उन्होंने यहाँ पे इसको करके काफ़ी, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने इंगेजमेंट की, और उनके जो थे, जो ये थ्रेट था, ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोल्ड वार यहाँ से स्टार्ट हुई,
और 1991 में जाके यूएसएसआर को अफगानिस्तान से मार भगाया, जिस अब यूएस के अंदर यूएस ने, अमेरिका ने और पाकिस्तान ने इसका साथ दिया। ठीक है, उसके बाद से अफगानिस्तान से वो छोड़ के चले गए, पाकिस्तान भी हो गया, लेकिन अफगानिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन के रहेगी और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ किया। उसके बाद से इंगेजमेंट स्टार्ट हुई, आना से, लंबी कहानी है। ठीक है, तो इस वजह से हुआ। अब दोबारा, अब अफगानिस्तान में अमेरिका इसलिए इंटरफेयर कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो पीस इंश्योर करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका के बहुत ज़्यादा ट्रूप्स इधर हैं, तो ट्रूप्स को निकालने के लिए वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है ताकि यहाँ पे पीस हो, ताकि हमारे ट्रूप्स निकलें। दूसरा ये है कि वहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं, लेड वहाँ पे बहुत है, एलुमिनियम बात वो बहुत है। तो और यूएस, चाइना यहाँ पे आके इंटरफेयर कर रहा है कि जी यहाँ पे मेरा, अब अफगानिस्तान को सी पैक में भी लेके आ रहे हैं। तो ये टॉपिक हम फिर कभी कर लेंगे। तो ये वाला सारा सीन है, जो आपको मैंने एक हाउ नो दे दिया है। ठीक है, अलीशा आपको समझ आ गई है? हाँ जी, आ गई है। चलें ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, टॉपिक जो हमारा आप स्टार्ट करते हैं जी, वो है हमारा यूनिटरी, फेडरल एंड कॉन्फेडरेशन। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली होता क्या है जी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने, अभी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे पावर को डिटरमाइन किया, कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गवर्नमेंट की तरफ। अगर, ठीक है, जिस हिसाब से अपनी जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, उस हिसाब की गवर्नमेंट होगी। दोबारा मैं इसको आसान तरीके से समझा देता हूँ कि अगर वो पावर देता है सारी की सारी सेंटर को, अभी सेंटर में कौन है? इमरान खान। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, जो फेडरल होती है, जो इस्लामाबाद पे हुकूमत कर रही है इस टाइम, जो इमरान खान है अभी पाकिस्तान में। अगर तो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन और सारी की सारी पावर इनको दे दे कि जी सारे पावर आपके पास है, सारा कुछ आपने करना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक वो बात है कि सारी पावर आपके पास है, हर बंदे ने आपसे पूछे काम करना है। ठीक है, एक तो ये पावर है। दूसरा क्या है जी, नहीं भाई, प्रोविंसेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे 18 अमेंडमेंट में हुआ था कि प्रोविंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सूबों को अपने अलग इख्तियार मिले हुए हैं पाकिस्तान में, ये जी एजुकेशन के लिहाज से। बाकी अभी आपने बड़े रहा था कि लॉकडाउन में जो था, कराची ने पहले लॉकडाउन कर लिया, सिंध ने, तो वो प्रोविंसेस की अपनी हुकूमत थी। तो अगर सारी पावर इधर चली जाए, एक ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो पाकिस्तान में इस वक्त है, एक्चुअल है, कि दोनों के पास पावर है अपनी। ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर है कि जी सेंटर के पास भी पावर्स हैं, प्रोविंसेस के पास भी पावर्स हैं, और इनके दरमियान सीन चलता रहता है। तो इसको कहते हैं, इस तरह की भी पावर है। ठीक है जी, तो अमाउंट ऑफ पावर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि सेंटर के पास कितनी पावर है, प्रोविंसेस के पास कितनी पावर है। तो ये जो इस तरह की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिटरमाइन करते हैं कि इस वक्त उस कंट्री में या जहाँ पे भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सी है, मैं आपको तीनों पढ़ा देता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी हुकूमत चल रही है। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जी यूनिटी सिस्टम की। अच्छा जी, यूनिटी सिस्टम में क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होती है। अब सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी, कि जी डिसीजन कौन लेगा? एक बंदा लेगा, वन मैन। अब जैसे सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में है, ठीक है, जो मोहम्मद बिन सलमान ने कहना है उधर वही होना है। जो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो वो कहेगा वो कर रहे हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि सिर्फ आपको मतलब कि पूरे मुल्क के जो डिसीजंस हैं, पूरी कंट्री के डिसीजंस हैं, वो एक बंदा लेता हो, या जो बंदा जो अथॉरिटी ले रही है उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं जी सेंट्रलाइजेशन। और यूनिटी सिस्टम में क्या होती है जी? हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास सारी पावर होती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने आपको बताया कौन है जी, जैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान है, और अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखें तो उस्मान बुज़दार, और अगर महमूद खान या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूनिटी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी पावर होती है। आपको कोई शोर तो नहीं आ रहा मेरे बैकग्राउंड से? अगर आ रहा तो बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होगी। और जो लोअर लेवल गवर्नमेंट्स हैं, अब लोअर लेवल गवर्नमेंट में कौन सी आती है? लोअर लेवल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आती है, जैसे अभी पाकिस्तान में पंजाब की अलग हुकूमत होती है, सिंध की अलग हुकूमत होती है। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहते हैं जी लोकल गवर्नमेंट, जो आपने अगर सुना होगा नाजिम, नाइम नाजिम, खैर इसका भी हम डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे आगे। लोकल गवर्नमेंट, नाजिम, नाइम नाजिम, मेयर, डिप्टी मेयर क्या और बात नहीं हुआ, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। चाइना में वन वन पार्टी सिस्टम है, तो वहां पे भी ये सेंटर के पास पावर होती है या डिवाइड होती है पावर वहां पे? चाइना में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो वहाँ पे फिर यूनिटी सिस्टम है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ वहां पे। हाँ हाँ, यूनिटी सिस्टम है। खैर अभी हम अच्छा। पेपर 2 जब पढ़ेंगे उसमें हम चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कैसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ, क्वेश्चन आपका अच्छा था, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वो भी पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अगर लोअर गवर्नमेंट अगर तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उनका कोई काम नहीं होगा, वो सिर्फ क्या काम करेंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है उन्हीं की पॉलिसीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करना है। अब इसका क्या मतलब है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है? कि जी इमरान खान ने कह दिया है कि जी कल पूरे मुल्क में सारे स्कूल बंद। ठीक है, इमरान खान ने लेट्स सपोज ऑर्डर दे दिया। अब प्रोविंसेस या जो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो भी कहेंगे अच्छा जी इमरान खान ने कहा चलो जी सारे स्कूल, कल से सारे स्कूल बंद होंगे, कोई ना खोलेगा। उनका काम यह है कि उन्होंने सिर्फ उसकी पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, अब दो तरीके के बन सकते हैं जी इसके पॉसिबिलिटीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट से मुराद यहाँ पे मैं प्रोविंसेस से मुराद कर रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में उनको सूबा कहा जाता है जी, यूएस में उनको स्टेट्स कहा जाता है। तो मैं ओवरऑल उनका जो नाम है वो बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो नाम है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स का नाम लेते हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी कोई ओरिजिनल एक्सिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, कि उनकी अपनी कोई ओरिजिनल एक्सिस्टेंस नहीं है, उन्होंने वही काम करना है जो ऊपर से ऑर्डर आने हैं। और इसका एक और मतलब भी निकलता है कि जी सेंटर जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी ईज के लिए, अपनी आसानी के लिए कुछ दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बना देती हैं ताकि यार थोड़ा हमारा काम आसान हो, हमें ये काम आकर संभालें, कोई मसला हो, ताकि कोई मसला हमारा सरदर्द खत्म हो, हम दूसरे कामों में तवज्जो दे सकें। ठीक है, और फिर ये जब चाहें, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उनसे उनकी पावर खींच सकती है। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है यूके। अब यूके के अंदर एक मेन पार्लियामेंट है, उसके बाद आपको वहाँ पे स्कॉटिश पार्लियामेंट भी मिलेगी, आपको वेल्स की पार्लियामेंट मिलेगी, उसको वेल्श कहते हैं, वेल्श पार्लियामेंट। अगर आप यूके का पूरा देखें ना तो यूके के अंदर इंग्लैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है, वेल्स भी है, और ये पूरे को यूके कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ इंग्लैंड है। तो उसमें जो मेन पार्लियामेंट है वो इंग्लैंड के अंदर है, वो इंग्लैंड ने इसकी अलग पार्लियामेंट भी बनाई हुई है, इसकी अलग भी पार्लियामेंट बनी हुई है, लेकिन ये जब चाहे इन दोनों की पावर को अपनी तरफ अब खत्म कर सकता है और इस पूरे को इकट्ठा इंग्लैंड बना सकता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशंस कभी भी स्टेट से सिसीड नहीं कर सकती, मतलब जीत नहीं सकती, आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। अब जैसे अभी बड़ा हुआ है इंडिया की, हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट चल रही है कि जी खालिस्तान अलग सूबा बनाओ, लेकिन वो नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशंस वहाँ पे सेसीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर। और यूनिटी सिस्टम के अंदर क्या होता है जी, यूनिकैमरल लेजिस्लेशन होती है। अच्छा जी, अब ये क्या होता है यूनिकैमरल? आप अच्छा जी मुझे कौन बताएगा पाकिस्तान में इस वक्त कितने हाउसेज हैं? 2 हाउसेज हैं। हाँ, कौन कौन से? अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इनके नाम क्या क्या हैं? हाँ, जो अपर हाउस है उसको तो पार्लियामेंट कहते हैं शायद। जी नहीं। बस ये। अब अपर हाउस लोअर हाउस दोनों को मिला के पार्लियामेंट बनती है। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं जिसके अभी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, और लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं जिसके 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है, जी ठीक है।
तो अगर दो, हाँ एक मिनट, ओके जी मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा जी, बात हो रही है जी यूनिकैमरल और बाईकैमरल की। खैर इसका भी अगर डिटेल टॉपिक आएगा। बाईकैमरल, यूनिकैमरल होता है कि सिर्फ एक हाउस हो, ठीक है, एक हाउस होगा और वो ही सारे के सारे डिसीजंस लेगा। जैसे पाकिस्तान में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पहले था, एक ही हाउस था, ठीक है, सिर्फ नेशनल असेंबली थी, सेनेट नहीं थी। अब क्या है जी, अब बाई कैमरल है पाकिस्तान में, अब सेनेट भी है और नेशनल असेंबली भी है। जी नेशनल असेंबली क्या होती है जी, हम जो वोट देते हैं MNA MP MNA सॉरी, जो MNA होते हैं वो किस में जाते हैं, नेशनल असेंबली में जाते हैं। और फिर वो नेशनल असेंबली में बैठ के सारे वो फिर वोट करते हैं और वो फिर सेनेट को मुंतखब करते हैं, ठीक है, सेनेट में बंदे बैठते हैं। सेनेट वाले को हम वोट नहीं देते, वो असेंबली वाले वोट देते हैं, और असेंबली में वो बंदों को वोट देते हैं जिनको हमने वोट दे के आगे पहुँचाया होता है, ठीक है। तो ये था यूनिकैमरल बाई कैमरल के। यूनिकैमरल मतलब एक हाउस, बाई कैमरल मीन्स टू हाउसेस। तो जब यूनिटी सिस्टम होगा तो उसमें क्या होता है जी, यूनिकैमरल होता है कि एक हाउस होता है, क्योंकि एक ही बंदे के पास सारी पावर्स है, एक ही गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर, तो फिर दो हाउसेस बना के क्या करना है, फिर एक ही हाउस बनाओ, ठीक है। तो एक ही हाउस होता है इन जैसी, इस जैसे सिस्टम में, ठीक है। यूनिटी सिस्टम में किसी को कोई अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछेगा प्लीज। एनी क्वेश्चंस? मीन इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में इसमें बाई कैमरल सिस्टम चला। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त बाई कैमरल है, कि पाकिस्तान में सेनेट भी है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भी है। लेकिन प्रोविंसेस के अंदर, पाकिस्तान में प्रोविंसेस क्या है जी, यूनिकैमरल है, कि प्रोविंसेस की तो एक ही असेंबली होती है, वो एक ही जगह बैठे होते हैं सारे। तो प्रोविंसेस हमारे यूनिकैमरल है क्योंकि एक हाउस है। जो हमारी स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमारे पास क्या है जी, बाई कैमरल है। लेकिन ओवरऑल हम पाकिस्तान को बाई कैमरल ही कहते हैं। क्लियर? हाँ जी क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी एग्जाम्पल्स पे, कि जी अब मोनार्कीज, एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये खैर मैंने अभी आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया। चले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा ओवरव्यू दे देता हूँ। मुझे पहले पहले खैर चलें, ये हमारा कल का टॉपिक हमारा ये हो जाएगा, मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप हम कल पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा जी, एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है जी? अब मोनार्की क्या थी, मोनार्की से मुराद ये है कि जी एक बंदा पूरे मुल्क पे रूल कर रहा हो। जैसे अभी आपने सुना होगा सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन कासिम है, और मोहम्मद बिन कासिम कह रहा हूं, मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है, वो अकेला बंदा है पूरे मुल्क पे रूल कर रहा है। तो वहां पे क्या कह सकते हैं जी, एब्सोल्यूट मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मुराद क्या है जी, कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हो कि एक बंदा रूल करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन हो कि जी आप एक बंदा रूल कर सकता है। यहाँ पे यूके की आपने क्वीन का नाम सुना होगा, यूके की क्वीन, ठीक है, वो क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर दी हुई है, लेकिन ये सिर्फ नाम का होता है, नॉमिनल, जो मैंने एक नाम बताया था नॉमिनल हेड, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूके की क्वीन की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कीज में मोनार्की क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड होता है। ये सिर्फ सुन लें, अभी ये नहीं कि समझ नहीं आ रही तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, या कि कल हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ सुन लें थोड़ा सा। और रिपब्लिक में क्या होता है जी, जो अभी पाकिस्तान है जी, जिसमें एक बंदा रूल नहीं करता, मैक्सिमम बंदे, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान है, फिर उसकी कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के बाद सेनेट है, सारे बंदे वो सारी इनको सारा गवर्नमेंट कहते हैं ना, सारी गवर्नमेंट है, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट मोनार्कीज जहाँ पे यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, कतर, ब्रुनाई, भूटान, ये कंट्रीज है जहाँ पे यूनिटी सिस्टम चल रहा है इस वक्त दुनिया में। उसके बाद यूके है, जमाइका है, जापान है, यहाँ पे भी यूनिटी सिस्टम चल रहा है। फिर फ्रांस है, चाइना है, अब ये चाइना आ गया जो आपने क्वेश्चन पूछा था, टर्की है, इटली है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या चलता है जी, यूनिटी सिस्टम चलता है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स दे दी, पेपर में एक एक दो दो याद रह जाए वो भी बहुत है। क्लियर? आगे चलें।
चलो ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कॉन्फेडरेशन की। कॉन्फेडरेट या कॉन्फेडरेशन, सॉरी कॉन्फेडरेशन। अच्छा जी, कॉन्फेडरेशन से मुराद क्या है जी कि इस लाइन को छोड़ें, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फेडरेशन का मुराद ये है कि जी मुराद ये है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, जैसे इमरान खान। कॉन्फेडरेशन में क्या होता है जी, जो प्रोविंसेस होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जो सेंटर होती है वो वीक होती है। जैसे पाकिस्तान में अब अगर ये हो जाए कि इमरान खान के पास कोई पावर नहीं है, और जो उस्मान बुज़दार है, या मुराद अली शाह है, या महमूद खान जो के अंदर, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी पंजाब सिंध की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्फेडरेशन कहेंगे। कि जी अगर लेट्स सपोज चीफ मिनिस्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए प्राइम मिनिस्टर से, तो उसको हम कॉन्फेडरेशन कहेंगे। क्लियर, समझ आइए कॉन्फेडरेशन क्या होती है। जो यूनिटरी सिस्टम पढ़ा था उसका बिल्कुल उलट कर दें। यूनिटरी में क्या था, सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं थी। कॉन्फेडरेशन में क्या कि प्रोविंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेंटर की कोई इतनी ज़्यादा पावर नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं, या जो हमारे प्रोविंसेस होते हैं, या कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स होते हैं, वो अपने आप में सॉवरन होते हैं। ठीक है, और वो कभी भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। कि जैसे अभी खालिस्तान की मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर कॉन्फेडरेशन सिस्टम होता इंडिया के अंदर, तो खालिस्तान जब चाहे आराम से आज़ादी हासिल कर लेता, उसे किसी की पूछने की जरूरत नहीं, क्यों, उसके पास ज़्यादा पावर थी। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्फेडरेशन सिस्टम क्या होता है, या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। और ऐसा कौन सी कंडीशन होगी जिसमें जो है फेडरल और सेंट्रल दोनों के पास इक्वल पावर होगी? अभी आगे जा रहे हैं ना, मैं ये अभी पूछ रहा, इसमें कोई मसला है आपको, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, वो अभी हम आगे जा रहे हैं ना। पहले एग्जांपल्स देख लें। ओल्ड हिस्टोरिक कॉन्फेडरेशन, जो पहले कॉन्फेडरेशन थी, ये कुछ एग्जांपल हैं कि पहले स्विस कॉन्फेडरेंसी की। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब बना था तो वो कॉन्फेडरेशन सिस्टम में बना था। उसके बाद 1789 में अभी जो एग्जिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेके आए, और जॉर्ज वाशिंगटन पहला प्राइम मिनिस्टर थोड़ा प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद जर्मन है, ऑस्ट्रो है, जो सोवियत यूनियन थी 22 से 36 तक, वो भी कॉन्फेडरेशन पे थी। एक दो एग्जांपल यहाँ से आप याद रख लीजिएगा। और जो अभी इस वक्त दुनिया के अंदर करंट कॉन्फेडरेशन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, आप नाम याद रख लें। यूरोपियन यूनियन इस वक्त क्या है जी, जहाँ पे 28 गवर्नमेंट स्टेट्स, और जो यूरोपियन यूनियन कहती है उन सबको मानना पड़ता है। बेल्जियम के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद इराकीज कॉन्फेडरेशन में क्या है जी, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ नेटिव अमेरिकन रहते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है जी, ये इसको फर्स्ट नेशन कहते हैं जी। और इसको जो हमने पढ़ा था रेड इंडियंस वगैरह सारा वो, खैर इसको हम छोड़ दें, इस एग्जाम्पल को छोड़ दें, ये शायद आपको याद ना रहे क्योंकि यूएस हिस्ट्री अभी आपने नहीं पढ़ी हुई। तो अभी आप इस पे रहते हैं, आसान आसान, यूरोपियन यूनियन या बेल्जियम। ठीक है, कॉन्फेडरेशन हमारा हो गया। अब हम आते हैं जी फेडरल सिस्टम पे। अब जो अलिशा का क्वेश्चन था कि जी अब क्या होता है जी, इसमें यूनियन होती है, ठीक है, और पार्शियल सेल्फ गवर्नमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी भी क्या होती है, सेल्फ गवर्न होता है। जैसे पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट जब आई थी 2010 में, तो अब क्या है जी, प्रोविंसेस भी स्ट्रांग है, सेंटर भी स्ट्रांग है। ठीक है, अब प्रोविंसेस के पास ही पावर है और सेंटर के पास ही पावर है। अब पावर, इमरान खान कह रहा है भाई कल स्कूल बंद कर दो, सुबह कहेंगे भाई पहले हम खुद देखेंगे कि वाकई बंद करना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि फिर बाद में हमसे पूछ कुछ होगी कि भाई क्यों किए थे। फिर वो अपनी मर्जी से हिसाब किताब करेंगे और फिर देखेंगे हाँ भी करना है कि नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या होती है, अपनी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस होती है। यूनिटी सिस्टम में अनलाइक यूनिटी सिस्टम, मतलब कि यूनिटी सिस्टम में उनकी अपनी ओरिजिनल एग्जिस्टेंस नहीं थी, यहाँ पे उनके पास एग्जिस्टेंस है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कर सकते हैं जी, उनके पास सारी पावर्स नहीं होती, क्योंकि वो कभी भी यूनियन से जीत नहीं सकते, से सीट नहीं, आज़ादी हासिल नहीं कर सकते।
और ये डिफरेंस क्या हो गया कॉन्फेडरेसी का, कि कॉन्फेडरेशन में वो आज़ादी हासिल कर सकते थे, जो हमने पिछला सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है जी, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर्स, इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर्स दी होती है, और सेंटर जब चाहे उनसे पावर हासिल करना चाहे तो वो नहीं इनसे खींच सकता। इनके पास पावर्स को किसने दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। लेकिन इतनी भी पावर नहीं दी हुई कि वो ये जब चाहे उठा दें। अब यहाँ पे बात करें उसकी, इंडिया की, अब खालिस्तान के पास ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है, खालिस्तान का, या जो भी है पंजाब है, पंजाब का एक वहाँ पे सूबा है, लेकिन वो उसके पास पावर्स हैं, लेकिन इतनी भी पावर नहीं है कि वो अपने आप को कहते हैं भाई हम इंडिया से अलग हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, इसमें क्या होता है जी, सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान क्या होती है जी, पावर कोऑर्डिनेशन होते हैं, मिलकर चलाते हैं हुकूमत। ये हमारे पास क्या हो गया, फेडरल सिस्टम हो गया। ये क्या हो गया, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास फेडरल सिस्टम हो गया। और एग्जांपल्स क्या है जी हमारे पास, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया। ठीक है जी। और एक है जी जो मोनार्की है लेकिन वो फेडरल है, एक एक्सेप्शन है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे मोनार्की, यहाँ पे एक बंदा रूल करता है, लेकिन वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पे उसने सूबों को भी कुछ ना कुछ हकूक दिए हुए हैं। ये केस स्टडी पढ़ना बड़ी मजे की है। नेपाल 2015 में फेडरल बना है। और सबसे जो पुराना फेडरल कंट्री है, सबसे पुरानी, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ पे इन तीनों के अंदर, कोई क्वेश्चन है? ओके। हाँ हलीमा, आपको समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन आया था 2007 में, और ये 2000 मेरे ख्याल 15 में भी आया हुआ क्वेश्चन, कि क्या प्री रेक्विजिट्स हैं एक सक्सेसफुल फेडरल सिस्टम की। प्री रेक्विजिट का मतलब क्या होता है, क्या कंडीशंस हैं, क्या शराइत हैं, क्या शराइत हैं कि हमें एक फेडरल सिस्टम अगर हमने बनाना तो हम कैसे बना सकते हैं। अब ये चीज़ अगर ऐसे आ गया डेमोक्रेसी का, ठीक है, तो उसमें ऐड कर देना। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों फ्लरिश नहीं कर रही, तो अभी मैं जब बताऊंगा तो वो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। और ख़ास मैं आज आपको अपनी आउटलाइन भी दिखाता हूँ कि मैं आउटलाइन कैसे बनाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले सक्सेसफुल क्या कि आपके पास क्या हो जाए, आपको यूनियन होनी चाहिए सूबों के दरमियान। ठीक है जी, कि जी प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान क्या होना चाहिए, यूनियन होनी चाहिए, सब मिल के चलाएं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, मतलब है ये है कि जो सिंध है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके दरमियान क्लैशेस चलते रहते हैं जी। क्यों होता है ये भी आगे हम देखेंगे। इनके दरमियान क्या होते हैं, क्लैशेस चलते रहते हैं, क्योंकि यूनियन नहीं है। लेकिन अगर हमें एक सक्सेसफुल बनाना है तो हमें आपस में यूनियन यूनियन होकर चलना पड़ेगा, एक साथ होकर चलना पड़ेगा। अगर ऐसे आता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं फ्लरिश करी, अब ये डाल दो, यूनियन नहीं है। उसके बाद क्या है जी, कि जी कॉन्स्टिट्यूंट्स, कॉन्स्टिट्यूंट से मुराद क्या है जी, हमारे प्रोविंस के साथ इतने कैपेसिटी, इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो सेल्फ गवर्न कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आप डाल दो एनएफसी अवार्ड, कि जी एनएफसी अवार्ड के तहत हर बजट में 56% शेयर सूबों का होता है। ठीक है, उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उनको कैपेसिटी दी जाती है कि भैया आप अपने आप को रूल करें, हमारा सर ना खाएं। ठीक है, और ये आप अगर डेमोक्रेसी का ऐसे आता है तो आप यहाँ पे डाल दो कि उनको रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं, लेकिन उनके पास इतने बंदे ही नहीं है, वो उसको कैसे यूटिलाइज करना, उसमें यूटिलाइज करना नहीं होता। और अभी गवर्नमेंट ये बात भी करी है कि इस पर भी इतना शेयर हम दे देते हैं और वो कोई काम नहीं करते, तो इस पर भी नजरसानी कर रहे हैं। तो ये उसके अंदर थोड़ा सा केस स्टडी डाल दीजिएगा ऐसे के अंदर अपनी। तीसरी क्या है जी, जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस, करीब करीब, तू मेरे करीब मैं तेरे करीब। ठीक है, तो जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए कि जी अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान है, आज अच्छा बन जाए यार, ठीक है, चल जैसा बन गया। ठीक है, पाकिस्तान जब बना था, याद हुआ था, पाकिस्तान ये था और बांग्लादेश ये था। इन दोनों के दरमियान कम से कम 1000 किलोमीटर का फ़र्क था। प्रॉक्सिमिटी थी तो जैसी वॉर हुई, ये अपने रास्ते हो गए, अपने रास्ते हो गए, ये टूट गया हमारा, ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो गया हमारा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा सक्सेसफुल फेडरल गवर्नमेंट हो,
और हम यूनियन, हमारे अंदर यूनियन भी हो, हम एक दूसरे का काम कर सके। यूनियन से मुराद क्या होता है, जैसे कोई मसला हो हम पहले पहुंच जाएं। तो जब इतना मसला होगा, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक, वो कहते हैं ना मेरी लड़ाई हुई है मैं बंदे लेके आऊंगा, तो जब तक हम पहुंचेंगे उसको मार मूर के भी चले जाएंगे। तो इसलिए जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए कि करीब करीब हो। जैसे पाकिस्तान में सिंध, सॉरी, ये हमारे पास जीबी है, ये हमारे पास कश्मीर है, ये हमारे पास क्या है जी, केपीके है, ये पंजाब है, ये सिंध और ये बलूचिस्तान है। तो साथ साथ हैं सारे, ठीक। फोर्थ वन क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कॉन्साइंसेंस, कि जी भाई उनकी, ये बात आ गई जो मैंने आपको स्टेट सिस्टम में बताया था, किधर गया, कॉमनैलिटी, उनमें कोई कॉमन थ्रेड भी होना चाहिए, ठीक है। कि सारे एक ही, जिस आपने यहाँ पे रिलीजन की बात की थी, वैसे भी कि उनके अंदर कॉमन एक बात होनी चाहिए कि भाई जिस केस के लिए वो इकट्ठे हों। अब वो कहे कि हमें अब ये बात ऐसे है कि जी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहीं बाहर चले जाता हूँ या कहीं भी मैं टैक्स देता हूँ, ठीक है। अब वो टैक्स सारा मेरे ऊपर तो नहीं लगता है, वो जीबीवी के अंदर बंदे बैठे हैं उनको भी मिलता है, पैसे मिलते हैं जी, उन पर भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हम चाहते हैं कि सारों का भला हो, पूरे पाकिस्तान में सारे रहते हो, सारे सबका भला हो, इन्फ्लेशन कम हो, करप्शन खत्म हो, हम सब चाहते हैं ना। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है तो हम सब इकट्ठे होते हैं ना। अब जैसे प्रोटेस्ट होते हैं, उन सबका एक ही दावा होता है ना कि भाई इमरान खान को गिराना है, तभी प्रोटेस्ट होता है। आधे बंदे कह नहीं जी हम चाहते हैं नवाज शरीफ गिरे, तो वो इकट्ठे प्रोटेस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो मुल्क में क्या होना चाहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि सारे मिल के काम करें। नेक्स्ट क्या है जी, स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, भाई बर्दाश्त होनी चाहिए कि भाई अगर एक ने कोई काम कर दिया तो भाई मैं वो काम ना करूं। सिंध, और अगर आप देखें पानी के मामले पे, कालाबाग डैम नहीं बनने देना हमने, टॉलरेशन ही नहीं है कि हमें ये होके मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कहीं इसमें है, पानी का मामला है, उसके बाद रिसोर्सेज का मामला है कि पंजाब को पता जाता है हमें मिलता नहीं है, ठीक है। तो वो टॉलरेशन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए, ये भी अब अपने रास्ते में डाल दो, ठीक है जी। सिमिलरिटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। अब इससे मुराद ये है कि जी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही गवर्नमेंट हो। अगर पूरे पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट हो वो अच्छे से काम कर सकेगी। लेट्स सपोज अभी देखें पंजाब में पीटीआई की हुकूमत, के अंदर पीटीआई की हुकूमत, सिंध में पीटीआई की नहीं है, और बलूचिस्तान के अंदर एक किस्म की पीटीआई की कोलिशन गवर्नमेंट है, सेंटर में पीटीआई है। तो अब देखें, कभी आपने सुना हो कि पंजाब और स्टेट लड़ रहे हो आपस में? कभी नहीं सुना होगा। केपी के आपस में लड़ रहे हो, नहीं सुना होगा। बलोचिस्तान आपस में लड़ रहे हो, कभी नहीं सुना होगा। हाँ, इसका लाजमी सुना है जी कि सिंध और सेंटर की चलती रहती है, क्योंकि एक जैसी गवर्नमेंट नहीं है। उसके बाद डेमोक्रेसी, वही बात आ गई कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लोग वोट दें, लोग अपने आप को बंदे चुनें, लोगों की हुकूमत हो, लोगों की विल के मुताबिक काम हो। जब लोगों के विल के मुताबिक नहीं काम होगा तो फेडरल भी नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के जब सूबों के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए कि भाई एक को ज़्यादा पैसे मिल गए हैं दूसरे को कम मिले हैं। वो हिसाब नहीं होता कि मतलब एक को उसके काम से ज़्यादा मिल गए, हमें अपने इतना काम किया था लेकिन हमें कम मिले। अब ये सिंध में होता है कि सिंध में सबसे ज़्यादा जो टैक्स होता है वो कराची में जाता है, लेकिन टैक्स पेयर का भी 1% है, बाकी पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब को ज़्यादा मिलता है, सिंध को इतना नहीं मिलता। तो वो आपस में अक्सर इनकी क्लैशेस चलते रहते हैं, इक्वालिटी नहीं है। उसके बाद कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कोडिफाइड का मतलब होता है रिटन, लिखा हुआ हो। इसका क्या फ़ायदा होता है जी, कि सारी पावर डिफाइन होती है कि ये पावर इसके पास है, ये पावर इतनी है, इसकी पावर इसको इतनी मिलेगी। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पता होता है कि भाई इसको इतनी पावर है, इसके बाद इतनी पावर है, ये इसके हक में ये इतने काम कर सकता है, ये इतने काम कर सकता है। जब अगर रिटर्न ही नहीं होगा तो वो कहेंगे भाई मेरी तो इतनी पावर है, मैं तो मानते नहीं हूँ, पता नहीं किसने कहा था। तो वो ऑलरेडी रिटर्न है, तो इसमें कभी नहीं देखा होगा कि भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी गलत कहा है, ऐसी कोई बात नहीं होती। फिर रिजिड होने चाहिए। रिजिड का मतलब होता है कि जी जो रिलेंटनेस हो, रिलेंटनेस, सॉरी, रिलेंटलेस, कि जो चेंज ना हो। रिजिड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, कि भाई जो इजीली चेंज नहीं हो सकता। अमेंडमेंट करना आसान नहीं है कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी की अमेंडमेंट कर दे, भाई ये डाल दो भाई ताकि मैं अपनी सुकून से गिरा सकूँ, नहीं सुकून से हुकूमत कर सकूँ, नहीं। रिजिड है, आप इतनी आसानी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फिर मुल्क में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि भाई जुडिशरी अदालत है वो फैसले ले सके। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी सारे वो मैंने 12-13 हेडिंग बता दी आपको, इसमें आप अपने जितनी आपको होती हैं वो आप उतनी कर लें, ठीक है जी। हाँ जी, ये था हमारा फेडरल सिस्टम। साथ हो आपका मैंने एफसे का भी करवा दिया।
हाँ भी कोई क्वेश्चन यहाँ पे है आपका किसी आज के टॉपिक में? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये जो बजट होता है ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, जैसे आपने कहा ना कि पंजाब की और सेंटर की कभी टेंशन नहीं चलती कि हाँ हमें बजट हाँ कम मिला ठीक है है या ठीक है। इन। ओके, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना 18 अमेंडमेंट, उसके अंदर बहुत डिटेल में, अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। बजट होता है कि जी पूरा जो टोटल बजट बढ़ता है ना, उसका 56.07% सूबों को जाता है, बाकी 43 पॉइंट कुछ 8 पता नहीं कुछ बनता है वो सेंटर को जाता है। फिर इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजेंटल होती है। वर्टिकल होता है कि सूबों के हर सूबे को कितना कितना मिलना है, और हॉरिजेंटल के सूबों के दरमियान कैसे कैसे डिवीजन होनी है कि इस सूबे को इतना मिलना है, इस सूबे को इतना मिलना है। वर्टिकल होता है कि सेंटर से सूबों को कितना मिलना है, और हॉरिजेंटल होता है कि एक मिनट, हाँ, हॉरिजेंटल होता है कि सूबों ने आपस में कैसे डिवाइड करना है। फिर उसके आगे होता है कि जी पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉवर्टी के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से, उसके बाद डाइवर्सिटी के हिसाब से। पॉवर्टी हो गया ना, हाँ ठीक है, नहीं पॉपुलेशन, टैक्स, हाँ पॉवर्टी और पॉपुलेशन, ये जो 4-5 होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको कितना 51% इसके हिसाब से मिला है, 32% इसके हिसाब से, तो पूरा वो 100% बनता है। तो वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, सारा कुछ आएगा, डोंट वेरी। और बताएं। बस यही क्वेश्चन था। अच्छा जी, एनआरओ क्या होता है जी? एनआरओ होता है कि नॉन रिटेलिएट ऑर्डिनेंस, या मुझे भी भूल गया यार, नॉन रेजिलियंस ऑर्डिनेंस है, ये पता नहीं ऐसा कुछ है। एनआरओ होता है कि जी, ये आप छोड़ दें, ये सियासी बात इसका पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी। और बताएं। अब मैं यहाँ पे डिस्कशन ले जाऊँ कि जी एनआरओ का मतलब होता है कि जी आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो मैं आपको एनआरओ दे देता हूँ, जो अभी मैंने सुना है। खैर इसमें भी कभी पेपर में आया नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, मैं मैंने ऐसे सुना था कि एनआरओ ये होता है कि अगर किसी ने कुछ क्राइम वगैरह किए हों तो वो जो उसके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं वो केसेस उसके खत्म हो जाते हैं। ये नहीं होता वही कि ना, उसको ये आज़ादी। पॉलिटिक हमारा ये टॉपिक ही नहीं है ना, ये हम पॉलिटिक्स में थोड़ी जा रहे हैं। मैंने तो पूरे, आप देख लें सिलेबस के अंदर, पूरे सीरियस सिलेबस में आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा भाई एनआरओ का फुल फॉर्म किया है, ये आ जाता है, वैसे और उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा अपनी एक दिखा दूँ आउटलाइन जो मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने बनाई है, मुझे कल एक ऐसे लिखा है मैंने, यूएस चाइना, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा फिर कभी। अब ये देख लें कि मैं आउटलाइन कैसे बनाता हूँ। ये सीएस का पूछा था, थोड़ी सी आउटलाइन, मेन चीज़ ऐसे होती है। तो देखिए जी मैंने कैसे बनाया जी, मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, फिर मैंने ओवरव्यू बताया। मेरा टॉपिक क्या था, सॉरी पहले मैं टॉपिक बता दूँ। टॉपिक क्या था कि कोविड-19 एंड पाकिस्तान इकॉनमी। ठीक है, कोविड-19 और पाकिस्तान की इकॉनमी, आगे देखें कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉलन लगा हुआ है। उसके बाद हम पूछा कि चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड वेयर फॉरवर्ड। अब ये इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं कि एक तो उसने कॉलन पूछा है, तो जब भी ऐसे के अंदर कॉलन आ जाए ना, तो आपने ये देखना है कि जी जो कॉलन के बाद वाली चीज़ें ना, उसमें मैंने ज़्यादा उसको ब्रिंग टू द फोर करना है, मतलब उसको ज़्यादा एम्फेसिस करना है मैंने। तो अब उसने चैलेंजेस पूछे हैं जी, अपॉर्चुनिटीज पूछे हैं, वेयरफेयर पूछे हैं, तो मैं इन तीनों पे बात करूंगा, लेकिन इन तीनों में बात किसकी करूंगा, कोविड-19 और पाकिस्तान की इकॉनमी से। तो अब देखें जी, मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन कि पाकिस्तान इकॉनमी कोविड-19 का कैसे, इनका रिलेशन कैसे बनता है, उस पर ओवरव्यू। फिर मैंने बताया कि अमिड्स कोविड-19, कि अमिड्स का मतलब होता है कि दरमियान कोविड-19 के होते हुए हम देखेंगे कि इकोनॉमिक चैलेंज पाकिस्तान के क्या हैं जी। फिर मैंने देखा कि नेशनल लेवल के अंदर पाकिस्तान के क्या चैलेंज है, जिसमें मैंने पॉवर्टी की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, और साथ साथ देखें मैं रेफरेंस देता गया अपनी आउटलाइन में। ठीक है, कि उसको पता भी हो कि भाई मैं खुद बात नहीं कर रहा, मैंने अपने पॉइंट को प्रूव किया है, और रेफरेंस, इस रेफरेंस के साथ प्रूव किया है। फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात की,
फिर मैंने जी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अब मैंने चैलेंजेस की बात कर ली है, अब मैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, साथ साथ देखें मैंने वो दी हुई है। उसके बाद फिर मैंने वे फॉरवर्ड की बात की है, जो मैंने जनरल 7-8 वे फॉरवर्ड दी और फिर मैंने वो बात की है। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप कोशिश करें कि सिर्फ ऐसे में नहीं, बाकी हर क्वेश्चन से पहले आप एक ना ऐसे करें कि मैं आपको जो भी टेस्ट दूंगा ना, ठीक है, मैंने अभी एक टेस्ट दिया हुआ है, वो आप, मैं चाहता हूँ कि आप सारे दोबारा लिखें वो टेस्ट, ठीक है, और वो आप ऐसे ही आउटलाइन बनाएं। ठीक है, हर क्वेश्चन की पहले जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसकी आउटलाइन बनाएं। उससे क्या होगा, आपके ऐसे की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ आपका क्वेश्चन भी अच्छा हो जाएगा, आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या लिखना है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? टाइम खत्म होने वाला है तो बता दें। अच्छा, ये आउटलाइन हम क्वेश्चन के शुरू में कैसे बना सकते हैं? ये तो हमें मतलब कि एक पेज छोड़ देना चाहिए ना लास्ट में।